नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। यूपी सरकार 8 प्रमुख तीर्थों और 11 क्रांतिकारियों के नाम पर चलाएगी बसें। साइबर क्राइम मैनेजमेंट के लिए दिल्ली में यूपी एसटीएफ को मिला स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड। ग्रेटर नोएडा के घरों में 2 महीने बाद सप्लाई किया जाएगा गंगा जल। मास्टर रिजर्वायर पर परीक्षण का काम शुरू। कन्नौज को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। जानिए पूरा मामला। केंद्र का महिला कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला। डिलीवरी के तुरंत बाद नवजात शिशु की मृत्यु की स्थिति में दिया जाएगा 60 दिनों का अवकाश। और अब खबरें विस्तार से। यूपी सरकार सूबे के 8 मशहूर तीर्थ स्थल और 11 मशहूर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर बस सेवाएं शुरू करने जा रही है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने संस्कृति विभाग को प्रस्तावित नामों की लिस्ट दे दी है। इसमें काशी विश्वनाथ, अयोध्या धाम और गोकुल धाम सहित 8 प्रमुख तीर्थों के नाम पर बस सेवाएं शुरू करने की बात कही गई है। इसके अलावा अमर बलिदानी, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां सहित 11 क्रांतिकारियों के नाम पर बसें संचालित होंगी। बस मंजूरी का इंतजार है। आजादी के अमृत काल में प्रदेश सरकार जिन 11 अमृत बलिदानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में बस सेवाएं शुरू करने जा रही है, उसमें क्रांति धारा मेरठ से लेकर बागी बलिया तक के अमर वीर बलिदानों के नाम पर बसों के नाम रखे जाने हैं। 1857 की क्रांति के नायक मेरठ के अमर बलिदानी कदम सिंह, मथुरा की देवी सिंह, कानपुर के तात्या टोपे, नाना साहेब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बलिया की मंगल पांडे के नाम तो शामिल हैं। साथ ही चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला खां, भगत सिंह और बलिया के शेर कहे जाने वाले चित्तू पांडे का नाम भी शामिल है। परिवहन विभाग ने गोरखपुर तक चलने वाली बस सेवाओं को चौरी चौरा सेवा, काकोरी लखनऊ तक जाने वाली बसों को काकोरी सेवा का नाम देने का प्रस्ताव दिया है। मथुरा से लेकर मिर्जापुर तक के प्रमुख तीर्थों के नाम पर बसें संचालित करने का प्रस्ताव है। इसमें वाराणसी के लिए काशी विश्वनाथ सेवा, प्रयागराज के लिए संगम तीर्थ सेवा, मिर्जापुर के लिए विंध्यावासिनी सेवा, अयोध्या के लिए अयोध्या धाम सेवा, मथुरा के लिए गोकुल धाम सेवा और वृंदावन धाम सेवा, इसके साथ ही गोवर्धन धाम सेवा तथा गोरख धाम सेवा की शुरुआत करने की तैयारी है। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। दिल्ली में फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के वार्षिक सम्मेलन में यूपी एसटीएफ को साइबर क्राइम मैनेजमेंट के क्षेत्र में स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड 21 से सम्मानित किया गया। यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश और डिप्टी एसपी दीपक कुमार सिंह को ये अवार्ड मिला। फिक्की ने ये अवार्ड होमलैंड सिक्योरिटी पर आयोजित कार्यक्रम में दिया। यूपी एसटीएफ को ये अवार्ड जॉविस सियान सॉफ्टवेयर टूल के लिए दिया गया है। 3 दिन पहले एनसीआरबी की 2021 की रिपोर्ट में भी प्रदेश में साइबर क्राइम के मामले में कमी का जिक्र किया गया था। एनसीआरबी की रिपोर्ट में भी क्राइम के मामले घटकर 8,829 रह गए, जो कि साल 2020 की तुलना में 22.6% की कमी है। इसी के तहत प्रदेश में संचालित 2 साइबर थानों की संख्या में इजाफा करते हुए रेंज स्तर पर 18 साइबर थाने शुरू किए गए। इन थानों में दर्ज 1012 अपराधों में से 379 मामलों में खुलासा हो चुका है, जबकि 700 से अधिक साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। 68.69 करोड़ रुपए की धनराशि को खाते में सीज किया गया है। साथ ही 6.40 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं, जिसके बाद प्रदेश में साइबर क्राइम के मामले में कमी देखी गई। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। राज्य सरकार दिसंबर माह में जिले में अंतर्राष्ट्रीय इत्र मेला आयोजित करेगी। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक परफ्यूम पार्क का पहला चरण 15 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज के इत्र को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य 25,000 करोड़ रुपए तक ले जाना है। राज्य सरकार ने व्यापारियों के लिए अपने इत्र निर्यात को बढ़ावा देने को आसान बनाने के लिए निर्यात नीति में बदलाव किया है। यदि इत्र व्यवसाय से जुड़ा कोई व्यापारी विदेश में किसी मेले में भाग लेता है, तो राज्य सरकार उसकी यात्रा और परिवहन का खर्च वहन करेगी। कन्नौज का इत्र एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत आता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग है। इत्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए परफ्यूम पार्क 15 नवंबर से चालू हो जाएगा। कन्नौज के इत्र से जुड़ा हर वर्ग, चाहे वो व्यापारी हो या किसान, बढ़ते उद्योग का लाभ उठाएगा।
साथ ही इत्र उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट जैसे तकनीकी संस्थान को भी जोड़ा जाएगा। और अब बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा के निवासियों को करीब 2 महीने बाद गंगा जल मिलना शुरू हो जाएगा। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। गंगा जल परियोजना के लिए शुक्रवार का दिन काफी अहम रहा, क्योंकि इस दिन ग्रेटर नोएडा के जैतपुर गांव में स्थित मास्टर रिजर्वायर तक गंगा जल बिना किसी लीकेज के पहुंचा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार 2 महीने तक गंगा जल के पाइप लाइनों में पानी छोड़कर परीक्षण किया जाएगा और फिर आपूर्ति शुरू की जाएगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक कपिल सिंह ने बताया कि शुक्रवार को गंगा जल ग्रेटर नोएडा के जैतपुर स्थित मास्टर रिजर्वायर तक पहुंच गया है। इससे पहले अधिकारियों ने पल्ला बोड़ाकी के पास रेलवे लाइन के किनारे से गुजर रही पाइपलाइन का निरीक्षण किया। मास्टर रिजर्वायर पर परीक्षण का काम शुरू हो गया है। अब आपूर्ति को लेकर काम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2 महीने बाद जल पूर्ति शुरू की जाएगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि 85 क्यूसेक गंगा जल परियोजना ग्रेटर नोएडा के निवासियों के लिए महत्वपूर्ण है। जल्द ही घरों में मिश्रित गंगा जल की आपूर्ति होगी और भूजल पर निर्भरता कम होगी, जिससे भूजल स्तर में सुधार होगा। प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा के निवासियों के घरों तक गंगा जल पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हापुड़ के ऊपरी गंगा नहर से 85 क्यूसेक गंगा जल लाने का प्रस्ताव 2005 में दिया गया था। साल 2012 से 2014 के बीच ग्रेटर नोएडा में जल पूर्ति व्यवस्था तैयार कर ली गई थी। साल 2017 के बाद देहरा से जैतपुर तक 23 किलोमीटर की पाइपलाइन, जल शोधन संयंत्र और दोहरा में इंटेक के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। और अब बढ़ते हैं अपनी 5वीं खबर की ओर। केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला किया है। महिला कर्मचारियों को डिलीवरी के तुरंत बाद नवजात शिशु की मृत्यु की स्थिति में 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश देने का निर्णय लिया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने इसे लेकर शुक्रवार यानी कि 2 सितंबर को आदेश जारी किया है। दरअसल ऐसी घटनाओं का असर सीधा मां के जीवन पर पड़ता है। कई बार ये उनके दिमाग पर गहरा प्रभाव छोड़ जाता है। डीओपीटी ने जो आदेश जारी किया है उसमें भी इसी बात का जिक्र किया गया है। आदेश में कहा गया है कि मृत शिशु पैदा होने या जन्म के तुरंत बाद नवजात शिशु की मृत्यु से मां को पहुंचने वाली भावनात्मक चोट को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। डीओपीटी ने अपने आदेश में बताया कि इस मामले को लेकर उन्हें कई आवेदन मिले थे। इन आवेदनों में मृत शिशु पैदा होने या जन्म के तुरंत बाद उसकी मृत्यु होने पर अवकाश के संबंध में स्पष्टीकरण का अनुरोध किया गया था। उसके बाद ही डीओपीटी ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ इस मुद्दे पर विचार विमर्श कर ये फैसला लिया है। बता दें कि मृत नवजात शिशु के जन्म या प्रसव के तुरंत बाद उसकी मौत से पहुंचने वाले सदमे को ध्यान में रखते हुए महिला कर्मचारियों को 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया गया है। डीओपीटी के आदेश में ये भी कहा गया है कि यदि किसी महिला कर्मचारी द्वारा पहले ही मातृत्व अवकाश का लाभ उठाया जा चुका है और उसकी छुट्टी बच्चे के जन्म के बाद मृत्यु के वक्त भी चल रही है, तो पहले से प्राप्त मातृत्व अवकाश को बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के किसी अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है। यही नहीं, अगर पहले ही छुट्टी ले ली है तो उन्हें बचे हुए अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तित किया जा सकता है। उसके बाद ये 60 दिनों का विशेष अवकाश दिया जाएगा। इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए पीरियड्स के दौरान छुट्टी को लेकर चर्चा भी जारी है। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगले हफ्ते नई जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।